आवाज आ रही है ऑनलाइन सभी को? कंफर्म करो एक बार। चलो फिर लास्ट क्वेश्चन वाली फाइल भेजी थी, लास्ट नहीं भेजी? प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन थे नहीं? प्रोबेबिलिटी पढ़ा था घर जाके? ये रहा, फाइल भेजी थी ना फ्राइडे को, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन वाली। करी थी ट्राई? चलो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसका नाम होगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है कि आपको एक ऐसी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किसी भी इवेंट की जहां पर आप मान के चलेंगे कि दूसरा कोई इवेंट है जो ऑलरेडी हो चुका है, हैपन हो चुका है। तब आपको पता करना है कि फर्स्ट इवेंट होगा या नहीं होगा, तो क्या प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सबसे पहले तो इसे लिखते कैसे हैं, आपको लिखना होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये जो स्लैश है इस स्लैश को यहाँ पढ़ा जाता है गिवन दैट, ठीक है। ये स्लैश को पढ़ा जाता है गिवन दैट, ए गिवन दैट बी। तो हमें क्या पता करना है कि ए होने की प्रोबेबिलिटी क्या है जब बी ऑलरेडी हो चुका है, हैपन हो चुका है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी, अगर इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला हम समझना चाहें तो वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, कि वो वाला रेशियो जब ए और बी एक साथ हो सकता है और वो रेशियो जब सिर्फ बी ऑलरेडी अकर हो चुका है, ठीक है। यह भी एक एग्जांपल से समझते हैं। उससे पहले अगर स्टेटमेंट वाइज लिखना चाहें तो आप इसे डिफाइन कर सकते हैं दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of A such that B has already been observed। ऑब्जर्व्ड या अकर्ड आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिखता हूँ या एक क्वेश्चन आप यहाँ पे मान लीजिए इसे कि इन अ कार्ड ऑफ in a deck of, not card, in a deck of 52 cards
A be the event of getting a face card B be the event of getting club card. Find the probability of happening A such that B has already been ठीक है। देखो क्वेश्चन पढ़ो अब एक बार। इन अ डेक ऑफ 52 कार्ड ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड, कि आपके पास एक प्रॉपर फुल डेक है कार्ड्स का 52 कार्ड्स का, जहां पर आपसे बोला जा रहा है कि आपको एक इवेंट है ए जिसको डिफाइन किया जा रहा है कि कोई ना कोई फेस कार्ड मिलेगा, और आपको क्या करना है, एक दूसरा इवेंट है बी जो जस्टिफाई करना है कैसे, कि बी इवेंट का मतलब है कि क्लब का कार्ड हो सकता है कोई। तो आपको ऐसी प्रोबेबिलिटी बतानी है जब ए हो, ऐसी सिचुएशन में जिस सिचुएशन में बी ऑलरेडी हो चुका है। इस बात का मतलब क्या, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे एक ये जो डेक ऑफ कार्ड वाला कॉन्सेप्ट है ये अगेन एक बार रिकॉल करना है। मेरे पास 13 कार्ड्स होंगे, ठीक है। हर ये जो कार्ड्स हैं ये एक कार्ड की कैटेगरी होगी हार्ट, एक होगा डायमंड, एक होगा क्लब, एक होगा स्पेड, ठीक है। मेरे पास ये जो 13 का पेयर है इसमें से फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है किंग, क्वीन और जैक, ठीक है। ये सेम केस अप्लाई होगा इन सभी पे। तो मैं कह सकता हूं कि मेरे पास टोटल फेस कार्ड 3 कार्ड है हार्ट के, 3 कार्ड होंगे डायमंड के, 3 होंगे क्लब के और 3 होंगे स्पेड के। तो मेरे पास यहाँ पे आएगा 12 टोटल कार्ड हो सकते हैं सभी के, ठीक है। जिसमें से मैं क्या कहता हूं कि अगर मेरे को ये बोला गया था कि बी इवेंट है क्लब कार्ड का, तो क्लब टोटल कितने कार्ड्स हैं, 13 कार्ड्स हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी फेस कार्ड या कुछ भी, सिर्फ यहाँ पे टोटल क्लब के कार्ड पता करने हैं। तो अब देखिए मुझे यहाँ पर एक इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी पता करनी है जब दूसरा इवेंट ऑलरेडी हो चुका है। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी। इसका मतलब होगा एक ऐसी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी होगी जब ए और बी एक साथ हैपन हो सके, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पॉइंट, और एक ऐसी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी होगी जिसमें इंडिपेंडेंटली सिर्फ बी अकर हो रहा है, ठीक है। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अलग अलग फाइंड करते हैं और उसके बाद फिर इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगर मैं निकालता हूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मतलब है कि कोई ना कोई क्लब कार्ड आना चाहिए मेरे पास। अब क्लब कार्ड कितने में से मुझे मिल सकता है, 52 से। तो मेरे पास इवेंट का होने के 13 पॉसिबिलिटीज हैं आउट ऑफ
52। ठीक है, वहीं पर अगर मैं कहता हूं कि मुझे आइडेंटिफाई करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इवेंट क्या है पहले मैं वो पता कर लेता हूं। ए इवेंट का मेरे पास यहाँ पे मीनिंग है कि आपके पास फेस कार्ड आना चाहिए। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो मैं फेस कार्ड कंसिडर कर रहा हूं, क्या ये मुझे आउट ऑफ 52 कंसिडर करने चाहिए या आउट ऑफ 13? आउट ऑफ 13 हम कंसिडर करेंगे। उसका रीजन देखिए, अगर मुझे सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है तो इसका मतलब होता फेस कार्ड आने की क्या पॉसिबिलिटी है। तो मेरे पास 3 फेस कार्ड आते डायमंड के, 3 आते हार्ट के, 3 स्पेड के और 3 क्लब के। तो टोटल मेरे पास 12/52 प्रोबेबिलिटी हो जाती। लेकिन यहाँ इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि एक तो फेस कार्ड होना चाहिए और ऊपर से वो क्लब का ही होना चाहिए। तो क्लब वाले जो मेरे पास टोटल सैंपल है वो कितनी अवेलेबिलिटी है 13, और उसमें से फेस कार्ड कितने हैं 3। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी का आंसर हो जाएगा 3/30। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं वैल्यू पुटअप करता हूँ ये दोनों ही केसेस की। तो न्यूमरेटर होगा मेरा 3/13 और डिनोमिनेटर होगा मेरा 13/52। ठीक है, रुक जाओ, यहाँ पे एक ना मिस्टेक है। देखो, हमने कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे जिसको हमने नाम दिया था, एक तो ट्रायल, एक हमने इवेंट पढ़ा था, एक हमने सैंपल स्पेस पढ़ा था। ठीक है, सैंपल स्पेस इज बेसिकली आपके पास यहाँ पे टोटल क्या क्या इवेंट हो सकते हैं और कैसे कैसे उनके होने मतलब टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है। तो यहाँ पर ना हमें एक चीज का ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पर ना हमसे बोला गया है प्रोबेबिलिटी बताओ ए के हैपन होने की सच दैट बी हो चुका है। तो जो हमें बोल रहे हैं स्टेटमेंट वाइज कि मेरे पास फेस कार्ड ही आना चाहिए, लेकिन वो फेस कार्ड आना चाहिए कैसे, क्लब्स में से। ये तो हमें पता करना है। अगर मैं लिखता हूं ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका मतलब होगा ये जो ए इंटरसेक्शन बी है ना, मेरे पास अगर टोटल जितनी भी पॉसिबिलिटीज है उस टोटल पॉसिबिलिटीज में से एक ए और एक बी को एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी निकाल रही है। तो मेरे पास टोटल का मतलब ये है कि वो क्लब का भी हो सकता है, स्पेड का भी हो सकता है, डायमंड का भी हो सकता है और हार्ट का भी हो सकता है। तो मेरे पास यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो 3/52 होगी। उसका रीजन ये है कि दो इवेंट जो कि है फेस कार्ड और क्लब कार्ड, अगर मैं ये आउट ऑफ 13 फाइंड करता हूं तो इसका मतलब होगा मेरा सैंपल ही चेंज हो जाएगा। यानी कि 52 कार्ड्स नहीं है, 13 कार्ड्स हैं, उस 13 में से मैं 3 ड्रॉन कर रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें बोला गया है कि अ डेक ऑफ 52 कार्ड। तो ये जो दोनों प्रोबेबिलिटी दोनों पॉसिबिलिटीज है इवेंट की, ये हमारे पास यहाँ पर है 3। कि ए का मतलब है फेस भी होना चाहिए, बी का मतलब है क्लब भी होना चाहिए। तो ऐसे 52 में से 3 ही कार्ड्स है मेरे पास। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास ये जो प्रोबेबिलिटी है वो आएगी फाइनली 3/13। ठीक है, और हमें कैसे पता चला कि हमने मिस्टेक करी है कि हमारे पास अगर 3/52 3/13 आता तो हमारे जो प्रोबेबिलिटी है वो वैल्यू 1 से ग्रेटर जा रही थी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के मिडिल में ही रहेगी हमेशा। तो ये जो पार्ट है इसे बोला जाता है
कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अच्छा, ये आंसर कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं कि 52 में से 13 कार्ड ही तो क्लब्स के हैं। ये जो हमारा फाइनल आंसर आया है ये वाला, 52 में से 13 कार्ड्स है ना क्लब्स के, और क्लब्स में से फेस कितने हैं। तो अब मुझे क्या कह सकता हूँ मैं कि जो 52 टोटल मेरे पास प्रोबेबिलिटी हो सकती थी, उसमें से 13 चांसेस है क्लब के, जिसमें से एग्जैक्ट फेस कार्ड ऑफ क्लब आने के चांसेस है 3 डिवाइड बाय 13। ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास पार्ट आता है प्रोबेबिलिटी फंक्शन। ठीक है, और हमारे पास एक और टर्म होता है, देखो अब इसमें ना कंफ्यूजन आपको ना हो, मैं इसीलिए दोनों एक साथ ही बताता हूँ आपको। पहले ये जो वर्ड है फंक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम यहाँ पर अलग अलग समझते हैं कि फंक्शन का मीनिंग क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मेरे पास एक डेटा है जो कि है डिस्क्रीट टाइप का डेटा, और मुझे उस डिस्क्रीट डेटा पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो मैं कर सकता हूँ एक फॉर्मूला की हेल्प से। लेकिन अब कल को क्या हुआ, कोई सेकंड पर्सन भी आता है और वो बोलता है कि सेम डिस्क्रीट फंक्शन, डिस्क्रीट टाइप की जो इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसका ना मैंने एक और फॉर्मूला बनाकर रख दिया, तैयार किया। तो तीसरे दिन आता है कोई दूसरा पर्सन, उसने बोला फिर मैंने अपना खुद का एक और फॉर्मूला बनाया। तो हम अल्टीमेटली सॉल्व तो एक ही टाइप की प्रॉब्लम कर रहे हैं, लेकिन 3 अलग अलग मेथड से करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि आपके पास प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने के कितने डिफरेंट टाइप ऑफ वेज अवेलेबल हैं, जबकि प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है कि आप एक प्रोबेबिलिटी को कैसे कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है, दोनों का मीनिंग डिफरेंट है, फॉर्मूलाज भी डिफरेंट है, और इनका जो मतलब है वो भी अलग है। प्रोबेबिलिटी फंक्शन का मतलब है कि अगर आपको ये बता दिया जाए या आपसे पूछ लिया जाए कि आपके पास या तो डिस्क्रीट टाइप का डेटा है या कॉन्टिन्यूअस टाइप का डेटा है, और उसके बेसिस पे आपको कैलकुलेट करनी है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, लेकिन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि आपके पास उस प्रोबेबिलिटी को और अलग अलग टर्म्स में एक्सप्लेन करना है, तो आप वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप एग्जैक्ट एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन होगा, आप एक जनरल मेथड पढ़ेंगे तो वो एक डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, और ये दोनों ही मेथड जो है ये काम करते हैं बेस्ड अपॉन डेटा। बेस्ड अपॉन डेटा का मतलब डिस्क्रीट के लिए अलग, कंटिन्यूअस के लिए अलग। जहां पर प्रोबेबिलिटी फंक्शन की अगर मैं बात करता हूं, तो अगर आपके पास डायरेक्टली ऐसा बोल दिया जाए कि हमारे पास डिस्क्रीट डेटा है और आपको कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी, तो उसके लिए एक मेथड होता है जिसे बोला जाता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ठीक है, जबकि अगर आपके पास एक कॉन्टिन्यूअस टाइप का डेटा हो और तब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, तो उसे बोला जाता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, अब अगर बात करते हैं और थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट की, डेफिनेशंस की, तो आप सभी को जो मैंने फाइल दी हुई है ये वाली, इसके अंदर आपको सारी थ्योरेटिकल पार्ट और सारे एग्जांपल्स, सॉल्यूशंस वगैरह सारी चीजें मिल जाएंगी। जहां पर प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करते हैं, टर्म्स रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी, एंड देन
ये रहा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से हमें पता चलता है हाउ प्रोबेबिलिटीज ऑफ डिफरेंट आउटकम स्प्रेड अक्रॉस पॉसिबल वैल्यू, यानी कि आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है अगर उसके अलग अलग आउटकम आ सकते हैं तो वो कितना ज्यादा डिफरेंट स्प्रेड वैल्यू, यहाँ पे स्प्रेड लिखा है, कितना ज्यादा डिफरेंट हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, स्प्रेड मीन्स अलग अलग ही है, ठीक है। इट प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ लाइकलीहुड ऑफ ईच पॉसिबल आउटकम, यानी कि एक ऐसा जनरल आपको आंसर मिलता है कि उन सभी आउटकम्स में से कोई भी आउटकम आपका अकर कर सकता है, ठीक है। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड अनसर्टेनिटी। अब याद रखो अनसर्टेनिटी में मैंने आपको कई बार बताया है कि जब आपके पास कॉन्टिन्यूअस टाइप की इंफॉर्मेशन या बातें होती हैं तो आप अनसर्टेनिटी यूज करते हैं। इसका मतलब एग्जैक्ट पॉसिबिलिटी नहीं है, एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी नहीं है, अप्रोक्सीमेट प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी है किसी भी इवेंट की, ठीक है। जैसा मैंने अभी इससे पहले लिखा फंक्शंस के बेसिस पे, ऐसे ही जो डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं वो भी हमारी क्या है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी अलग होता है और कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अलग होता है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे लिखा है प्रोबेबिलिटी फंक्शन, ये क्या करता है, ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी एग्जैक्ट एक मेथड को कैलकुलेट कर रहे हो आप यहाँ पे, ठीक है, कि जो प्रोबेबिलिटीज है एसोसिएटेड विद डिफरेंट वैल्यू, यानी आप अलग अलग वैल्यू के लिए एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कैलकुलेट कर पाते हो, ठीक है। फिर वही दो टाइप की कॉमन प्रोबेबिलिटी फंक्शंस होते हैं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है। चलो अब मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, ठीक है, उसके बेस पे फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। हम पहले शुरुआत कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी फंक्शन से, उसके बाद फिर हम जाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन पे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि आपके लिए एक क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। आप बताना ये डिस्क्रीट टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है या कॉन्टिन्यूस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर मैं दोनों में आपको डिफरेंस भी बताऊंगा, फिर सॉल्यूशन भी बताऊंगा। पढ़ो एक बार सर।
सक्सेसिवली है वो। Two cards are drawn successively with replacement from a well shuffled pack of 52 cards. Find probability of number of queens. पहले तो ये बताओ क्वेश्चन किस किस को नहीं समझ आया? क्वेश्चन समझ आ गया? पहली लाइन का मतलब बता दो पहले। टू कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट। Two cards निकाले, 52 cards and probability कि जो भी queens निकलेंगे। सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट का मीनिंग इसका मतलब है कि आपने एक जो पूरे के पूरे कार्ड्स हैं उसमें से पहले एक ही कार्ड निकाला है, उसको देखा है कि वो कार्ड क्या है, उसको वापस रख दिया है और फिर उसके बाद दोबारा से शफल करके फिर कार्ड निकाला है। हाँ, विद रिप्लेसमेंट। ठीक है। अब आपसे ये बोला जा रहा है कि ऐसी प्रोबेबिलिटी बता दो कि क्वींस ही आएगा। अच्छा, अब स्टेटमेंट में पूछूं तो जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है क्या वो सर्टेन प्रोबेबिलिटी है या अनसर्टेन है? अनसर्टेन मतलब कि पता नहीं, कुछ भी हो सकता है, या पता है क्या निकालना है। अब आधे लोगों ने सर्टेन, आधे ने अनसर्टेन बोला। अगर कोई कार्ड ड्रॉ करा और वो एग्जैक्टली क्वीन हुई तो क्या पहचानने में प्रॉब्लम होगी? तो क्या ये सर्टेन प्रोबेबिलिटी है, सर्टेन इवेंट है? ऐसा इवेंट जो कि ज्यादा स्प्रेडेड होगा, स्प्रेडेड होने का मतलब एग्जैक्ट कंफर्मेशन करना मुश्किल है, वो अनसर्टेनिटी होती है। ठीक है, कि मैंने बोला कि अगले 6 महीने में इतनी सेल्स होगी, अब जो मैंने नंबर दिया है एग्जैक्ट नंबर की सेल्स नहीं होगी, उससे थोड़ी कम थोड़ी ज्यादा आसपास एक रेंज में एक ग्रुप में लाई कर सकती है, वो अनसर्टेनिटी होती है। यहाँ पे मेरे पास एग्जैक्ट इवेंट है, एग्जैक्ट क्वीन। अब ये भी नहीं बोला कौन सा कलर कौन से टाइप की, बस क्वीन बोला, तो मुझे पता है वो तो। ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि 2 कार्ड्स के लिए बोला है और मेरे पास अगर मैं 2 कार्ड्स को ड्रॉ करता हूं तो टोटल 3 केसेस हो सकते हैं। वो 3 केसेस कैसे हो सकते हैं मैं वो भी लिखता हूं कि मेरे पास एक तो केस फर्स्ट होगा जहां पर 0, अगर मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन लिखता हूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन 0 होगा, एक भी बार क्वीन ना आए। पहला कार्ड निकाला तो भी क्वीन नहीं आई, सेकंड कार्ड निकाला तो भी नहीं आई। ठीक है। मेरे पास एक केस हो सकता है कि मैंने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मैंने पहला कार्ड निकाला क्वीन आई, ठीक है, और दूसरा कार्ड निकाला वो क्वीन नहीं थी, या फिर जो पहला निकाला वो क्वीन थी, दूसरा वाला क्वीन नहीं थी। एक क्वीन आ सकती है 2 में से। नहीं तो मेरे पास एक केस 3 होगा, दोनों क्वीन हो सकते हैं। ठीक है। तो मैथमेटिकली सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी कैसे डिफाइन होती है? एग्जैक्ट इवेंट पता है, एग्जैक्ट 0, एग्जैक्ट 1, एग्जैक्ट 2, ये सर्टेन इवेंट्स होते हैं। अगर मैं ऐसा लिखता क्वीन ग्रेटर देन 2, तो ग्रेटर देन 2 कितने, वो नहीं पता, कितने भी हो सकते हैं, तो ये अनसर्टेनिटी को डिफाइन करता है।
मैथमेटिकली, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूं कि मैं एक एक करके केस सॉल्व करता हूं, तो मेरा जो फर्स्ट केस है उसके अकॉर्डिंगली मेरे पास जो प्लेसेस है कार्ड्स के वो दो हैं, ये फर्स्ट कार्ड, ये सेकंड कार्ड। अच्छा, सबसे पहली चीज कि मेरे पास ये पता है मुझे कि जो टोटल आप ये कह सकते हो कि वो है टोटल कार्ड्स है वो कितने हैं 52। मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी किसकी निकाल रहा हूँ, 0 क्वींस की, एक भी क्वीन नहीं है। अगर 52 टोटल कार्ड्स है तो क्वीन कितनी होती है, 4 टोटल क्वीन होंगे। 0 क्वीन का मतलब है उन 4 को छोड़ के कोई दूसरा कार्ड आया होगा, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ 48 डिवाइड बाय 52। अब एक कार्ड निकाला, देखा, वापस रख दिया, तो टोटल कार्ड कितने हो गए अभी भी, कार्ड्स तो टोटल 52 ही रहेंगे। और दूसरा जब कार्ड निकाला तो वो भी क्वीन नहीं आया, तो 48 डिवाइड बाय 52। अब सवाल ये है कि यहाँ पे ये दोनों प्लस होने चाहिए, माइनस होने चाहिए, या मल्टीप्लाई होने चाहिए, प्लस या मल्टीप्लाई। पहला कार्ड निकाला, प्रोबेबिलिटी क्वीन नहीं आई, दूसरा कार्ड निकाला, प्रोबेबिलिटी क्वीन नहीं आई, और कैसे जस्टिफाई करोगे कि मल्टीप्लाई होना चाहिए। परमुटेशंस पता है किसे कहते हैं, कॉम्बिनेशंस, परमुटेशंस। अच्छा, एक एग्जांपल लेते हैं। हमने ये बोला है कि यहाँ पे 48 कार्ड्स आ सकते हैं। मैं ऐसा सपोज करता हूँ कि मेरे पास किंग आया, और सपोज डायमंड का किंग आया। क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर पहला कार्ड डायमंड का किंग था तो सेकंड कार्ड कौन सा होगा, इन 48 में से कोई भी हो सकता है। तो मेरे पास 48 आउटकम्स हो गए टोटल। अगर मैं कहता हूं कि नहीं, किंग नहीं, सपोज 10 ऑफ हार्ट आया था, तो 10 ऑफ हार्ट के साथ सेकंड पॉसिबिलिटी कितनी होगी, अगेन 48। यानी कि एक परम्यूटेशन इसके साथ, एक परम्यूटेशन, फिर एक और परम्यूटेशन कोई दूसरे कार्ड से, फिर एक और परम्यूटेशन, फिर एक और परम्यूटेशन, कब तक, 48 टाइम्स। कि पहला कार्ड भी कुछ भी आ सकता है, दूसरा कार्ड भी कुछ भी आ सकता है, और दोनों एक साथ होने की चांसेस है। एक साथ का मतलब किंग ऑफ डायमंड मैंने निकाला, वापस रखा, दोबारा से किंग ऑफ डायमंड आ गया, तो दोनों इवेंट एक साथ हो रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ऐसा होता कि एक इवेंट होने के बाद उसके दोबारा अकर करने के चांसेस होते ही नहीं, तब उसको ऐड किया जाता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन 0 का आंसर होगा ये। अब है प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन 1 कि आपने जो कार्ड निकाले उसमें एक बार तो क्वीन हो सकती है। अब ये जो एक बार क्वीन होने के चांसेस हैं, ये भी दो तरीके से डिवाइडेड है। ये मेरा फर्स्ट कार्ड है, ये मेरा सेकंड कार्ड है। एक बार ऐसा चांस हो सकता है फर्स्ट टाइम क्वीन आया, सेकंड टाइम क्वीन नहीं आया। एक ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट टाइम क्वीन नहीं आया, सेकंड टाइम क्वीन आया है। अब देखो, क्या ये दोनों इवेंट एक साथ हो सकते हैं, तो क्या इन्हें मल्टीप्लाई करना होगा, ऐड करना होगा फिर, और ये आपस में, ठीक है, क्योंकि ये दोनों इवेंट एक साथ होंगे, ठीक है। तो टोटल 52 डेक ऑफ कार्ड में से क्वीन कितने हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है 4/52, और दूसरे वाले प्लेस पे क्वीन नहीं है तो ये 48 डिवाइड बाय 52। या तो ये प्रोबेबिलिटी सच है, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि पहले प्लेस पे ना आए और सेकंड प्लेस पे क्वीन आ जाए, ठीक है। ये होगा हमारा केस नंबर सेकंड, ठीक। और जो अब लास्ट केस है, दोनों ही प्लेसेस पे मेरे पास क्वींस ही आ जाए, तो ये 4/52 मल्टीप्लाई 4/52,
4/52 क्यों आया? क्योंकि वापस से अगर क्वीन आती भी है तो दोबारा उसी डेक में वापस रख दिया कार्ड हमने। ठीक है, तो जहां हमें एग्जैक्टली पता है वहां पर हमारे पास टोटल कुछ इस तरीके से केसेस बनते हैं या अलग अलग इवेंट्स हमें एग्जैक्टली पता होते हैं, जिसमें से हमें क्या करना है, वही प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जो हमने आज तक पढ़ा है, जिसको आप बोलते हो इंडिविजुअल सीरीज के लिए प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? अच्छा, अगर आपसे एक वर्ड पूछ लिया जाए ना कि कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी एंड गिव डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन बोला है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बोला। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग क्या होता है? आपको कुछ इस तरीके से एक टेबल क्रिएट करनी है जहां पर x होगा आपका क्वींस, x सीरीज, और फ्रीक्वेंसी होगी आपकी प्रोबेबिलिटी। आपके क्या क्या केसेस हैं? 0 क्वीन, 1 क्वीन, 2 क्वींस, इसके अलावा नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी मेरे पास क्या थी कि अगर 0 क्वींस हैं तो 48/52 मल्टीप्लाई 48/52, आप इसको सॉल्व करके लिखना है, यहाँ पे एक नंबर आएगा कोई भी। ठीक है, 1 क्वीन के क्या चांसेस थे? 4/52 मल्टीप्लाई 48/52 प्लस 48/52 मल्टीप्लाई 4/52, और 2 क्वींस आने के चांसेस 4/52 मल्टीप्लाई 4/52। ठीक है, यानी कि मैं एक और लैंग्वेज में ऐसा कह सकता हूँ, 0 की कुछ ए फ्रीक्वेंसी आएगी, कुछ भी नंबर हो सकता है ये ए, 1 की कुछ बी फ्रीक्वेंसी आएगी, ये भी नंबर होगा, 2 की कुछ सी फ्रीक्वेंसी आएगी, ये भी कुछ नंबर होगा। हमने इसको नॉर्मली सीरीज एंड फ्रीक्वेंसी के टर्म में पढ़ा है, और आप अगर डिस्ट्रीब्यूशन देना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूशन तैयार करते हैं, और इसीलिए इसे डिस्क्रीट डेटा बोला गया कि जो मेरी एक्स सीरीज है वो एक एग्जैक्ट नंबर है, सर्टेन वैल्यू है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को? एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिख देता हूँ इसी में, ट्राई करना। और ये वाला पार्ट, ये जो हमने पार्ट किया है अभी, ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। लिखा हमने? नहीं लिखा? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्यों? हमने डिस्क्रीट टाइप की इंफॉर्मेशन में डील किया है। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन से ही आप ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। एक सेकेंड।
ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको एक x कोई सीरीज और कुछ फ्रीक्वेंसीज गिवन है, आपको एक तो k की वैल्यू फाइंड करनी है और x लेस देन 3 का मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 + 1 + 0। ठीक है, एक बार ट्राई करना सब लोग। चल अच्छा, चलिए अब हमने अभी तक जो पढ़ा वो था प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। अब यहाँ पर एक चीज और बताता हूँ कि जब हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पढ़ते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है मीन और वेरिएंस निकालने का। मीन का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी इनटू एक्स। ठीक है, वेरिएंस का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी इनटू एक्स स्क्वायर, जहां पर एक्स का मतलब है कोई इवेंट या जिसको हम आज तक सीरीज के नाम से जानते हैं कि एक्स कुछ वैल्यूज गिवन होंगी, और पी यहाँ पे डिनोट कर रहा है फ्रीक्वेंसी या फिर प्रोबेबिलिटी को। ठीक है, इसका मीनिंग क्या कि सपोज अगर मैं कहता हूं मेरे पास एक एक्स सीरीज है और एक ऐसे फ्रीक्वेंसी है, तो एक्स मैं यहाँ पे लेता हूं क्या, सपोज मैंने कॉइन को टॉस किया 2 बार। ठीक है, टॉसिंग अ कॉइन 2 टाइम्स। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेटिंग हेड्स। ठीक है, कि हेड्स आने के क्या क्या चांसेस है टोटल। एक बार मेरे पास होगा 0 हेड्स हो, या तो 2 में से एक कॉइन में हेड्स आ जाए या फिर दोनों के दोनों कॉइन में हेड आ जाए। तो फ्रीक्वेंसी या प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी कि मेरे पास टोटल आउटकम्स कितने हैं, तो मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं, फर्स्ट कॉइन में हेड, सेकंड कॉइन में हेड, फर्स्ट में हेड, सेकंड में टेल्स, फर्स्ट में टेल, सेकंड में हेड, और फिर फर्स्ट में टेल, सेकंड में टेल्स। तो ऐसे कितने मेरे पास टोटल चांसेस है कि 0 हेड्स आए, ये है ना टोटल ऑफ चांसेस। तो एक बार ऐसा हो सकता है आउट ऑफ 4 कि मेरे पास 0 हेड्स आए। अब यहाँ पूछा जा रहा है एक बार हेड आना चाहिए, तो मेरे पास एक तो ये वाला केस है और एक ये वाला केस है, तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी यहाँ आ जाएगी 2/4। देन दोनों हेड्स आने चाहिए 1/4। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या पता करना है कि ये तो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, 0 हेड्स, 1 हेड्स, 2 हेड्स की। एवरेज मीन प्रोबेबिलिटी क्या है, मीन प्रोबेबिलिटी मतलब सबसे ज्यादा चांसेस अकरेंस या जो भी आप कह सकते हो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, P इंटू एक्स, एक्स यहाँ पे वो सीरीज है और P यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। 0 इंटू 1/4 0, 1 इंटू 2/4 और 2 इंटू 1/4 2/4 हो गया ना। ठीक है, तो आप जब इसका टोटल सबमिशन करोगे तो
1 आएगा। तो ऑन एन एवरेज हर केस के होने के एक चांसेस है। वेरिएंस कैसे निकालते हैं? p इंटू एक्स स्क्वायर। तो पहले x का स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लाइड बाय p। तो एक्स स्क्वायर क्या है? 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 एंड देन px स्क्वायर। p यानी कि फ्रीक्वेंसी, 0 इंटू एनीथिंग 0, 1 इंटू 2/4 और 4 इंटू 1/4। 4/4 1 हो गया, या 4/4 लिख लो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल समीशन कितना आएगा? समीशन ऑफ पी एक्स स्क्वायर 6/4, जिसको आप लिख सकते हो 1.5 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है? ये वेरिएंस है। ठीक है, मीन आपका 1 आ गया यहाँ पर। क्लियर है यहाँ तक? एक बार बायनोमियल के हैं, अब स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ये होता है किस लिए? कंटिन्यूअस डेटा के लिए। ठीक है, देखो जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है ना, वो हमेशा एग्जिस्ट करेगा एक रेंज में। ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूअस टाइप के डेटा से डील करेंगे। अब ये रेंज में एग्जिस्ट करने के साथ साथ एक फंक्शन के अंदर एग्जिस्ट करता है। यानी कि ये फंक्शन क्या है? कोई x को रिप्रेजेंट कर रहा है। x यहाँ पे इवेंट है, क्योंकि वो x कुछ भी इवेंट हो सकता है। अब ये एक रेंज तक ही लिमिटेड है, इस रेंज के से पहले नहीं हो सकता, इस रेंज के बाद नहीं हो सकता। जैसे अगर बोला जाए कि मॉनसून आउट ऑफ फर्स्ट मंथ टू 12 मंथ कब हो सकता है, तो एक रेंज उसकी डिफाइंड है। ठीक है, तो उसी तरीके से आप जब भी एक फंक्शन के फॉर्म में इवेंट को डिफाइन करते हो और उसको इंटीग्रेट कर दिया जाए विद रिस्पेक्ट टू लिमिट ए एंड बी, ए और बी यहाँ पर क्या है? वो रेंज है, तो उसे बोला जाता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। और जब आप ये इंटीग्रेट करते हो तो किसी के रिस्पेक्ट में करना होता है, तो वो रिस्पेक्ट यहाँ पे इवेंट है, और ये आपका कहलाया जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। ठीक है, तो मेन जो हमारा फॉर्मूला है वो तो कुछ इसी तरीके से गिवन है, जहां पर आपको डायरेक्टली कुछ ऐसे बोल दिया जाता है कि सपोज अगर मेरे पास एक फंक्शन ऑफ एक्स है जिसको मैं डिफाइन कर रहा हूं एक नंबर, सपोज मैंने यहाँ पे 5x लिख दिया। ठीक है, और लिखा मैंने 0 क्योंकि ये एक फंक्शन है। तो मैंने बोला कि ये जो x है ये 0 से लेके 4 तक ही एग्जिस्ट करता है। अगर x की वैल्यू लेसर देन 0 होती है तो फाइनल आपका फंक्शन 0 आंसर ला कर देता है, और x की वैल्यू ग्रेटर देन 4 होती है तो भी आपका फंक्शन आंसर 0 ला कर देता है। ठीक है, तो ऐसे केस में अगर हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सिंपल, जैसे हमने बोला कि ये जो हमारी स्टेटमेंट है, ये जो फंक्शन का फॉर्म लिखा है, हमें बस इसे मैथमेटिकली एक्सप्लेन करना है। मैथमेटिकली एक्सप्लेन करने का मीनिंग क्या? मेरे पास एक केस हो सकता है कि ये जो सारी वैल्यूज थी ये कहां से कहां तक एग्जिस्ट करती? -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी। ठीक है, कि इवेंट तो कुछ भी हो सकता है,
लेकिन ये फंक्शन क्या कह रहा है? इस फंक्शन का कहना ये है कि आपके पास ये जो फंक्शन ऑफ x है, ये माइनस इन्फिनिटी से 0 तक अलग बिहेव करेगा, प्लस 0 से 4 के लिए अलग बिहेव करेगा, प्लस 4 से प्लस पॉजिटिव इन्फिनिटी तक अलग बिहेव करेगा, है ना? तो मैं कह सकता हूं कि जो ये लिखा है 0 एल्सवेयर, इसका मीनिंग क्या होगा कि अगर नेगेटिव इन्फिनिटी टू 0 है तो फंक्शन 0 है, और 4 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी है तो भी फंक्शन 0 है। मेरे पास फाइनली क्या ऑप्शन बचेगा कि मैं कैलकुलेट करूंगा लिमिट 0 टू 4 f ऑफ x dx। ठीक है, अब यहां पर फंक्शन क्या है, फंक्शन कैसे डिफाइन किया जा रहा है? 5x से, तो fx की जगह पे 5x रख देंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0 टू 4 5x dx। ठीक है, तो कांस्टेंट नंबर बाहर आ जाता है, x dx वैल्यू रह जाएगी यहाँ पे। x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? 5 इंटू एक्स स्क्वायर, और ये 2 तो कॉमन है, 2 भी बाहर ही निकाल दो, और लिमिट क्या थी? 0 टू 4, तो एक बार 4 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, ठीक है 16 ही आ जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे 5 इंटू 16/2, ठीक है। ठीक है, इस फंक्शन के लिए टोटल 40 प्रोबेबिलिटी आएगी, ठीक है। अगर सपोज आपसे यहाँ पे ऐसा बोल दिया जाता कि ये फंक्शन तो है, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है 1 से लेके 2 के बीच में कोई इवेंट होने की, तो आप क्या करते? लिमिट यहाँ पे 1 से 2 की रख देते, ठीक है। अब ये फंक्शन ऐसा है, इसीलिए आंसर भी उसी तरीके का आ रहा है, क्योंकि रैंडमली लिख दिया गया है। जब आपके पास प्रॉपरली क्वेश्चंस वैसे ही होंगे कंटिन्यूअस टाइप के, तो आपकी प्रोबेबिलिटी का आंसर कितना आएगा? 0 से 1 के बीच में, ठीक है। जैसे ये मैंने अभी बताया, इसी तरीके से एक पार्ट करना, सिमिलर टाइप का एक पार्ट है। एक नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ f ऑफ x c एक नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है c। जो भी हमने काम किया, सेम काम के बेसिस पे यही चीज को सॉल्व करना।
नहीं हुआ? फंक्शन को डिफाइन कैसे किया? तीन लिमिट्स बनेंगी दोबारा से, नेगेटिव इन्फिनिटी टू 0, 0 टू 4, 4 टू प्लस इन्फिनिटी, ये सारे एफेक्ट्स। अच्छा, टोटल हर किसी इवेंट के होने और ना होने की टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। तो मेरे को ये तो पता है कि जो 0 एल्सफेयर लिखा है इसका मीनिंग क्या है? नेगेटिव इन्फिनिटी टू 0 का आंसर और 4 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी का आंसर। तो क्या बचेगा? सिर्फ ये वाला पार्ट 0 टू 4 एफ एक्स
dx इक्वल्स टू 1, यही बचेगा ना सिर्फ। fx की क्या वैल्यू है, एक कोई नंबर है c, हमें c भी फाइंड करना है, फिर प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ सी एक्स डी एक्स 0 to 4 इक्वल्स टू 1। सी एक नंबर है, कोई भी कांस्टेंट नंबर तो बाहर आ जाता है, तो सिर्फ मेरे पास क्या बचेगा, एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करूंगा तो क्या मैं लिख सकता हूँ सी एक्स स्क्वायर बाय 2 0 to 4। अब एक वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, 4 माइनस 0 डिवाइड बाय 2 इसका स्क्वायर इक्वल्स टू 1। एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। 4 माइनस 0 इज 4, 4 बाय 2 का होल स्क्वायर 16 by 4 4 ही आया 4c ये होल स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे 4 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर है, 4 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। तो यहाँ पे c 16 माइनस 0 और डिवाइड बाय 2 तो है ही, तो यहाँ पे आया 8c इक्वल्स टू 1। तो क्या c की वैल्यू 1/8 आ गई। अब यानी जो मेरा fx था, जिस fx की वैल्यू थी c ऑफ x, इस fx को अब डिफाइन किया जा सकता है एज x/8 या 1/8 इंटू एक्स, ऐसे करके, ठीक है। अब मुझे साथ के साथ एक सेकंड चीज फाइंड करनी थी, प्रोबेबिलिटी। 1 से लेके 2 तक अगर कोई इवेंट है x, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो अब ये कैसे फाइंड करेंगे, सेम मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। लिमिट 1 से 2 तक एग्जिस्ट करती है इस फंक्शन की, तो क्या प्रोबेबिलिटी आएगी। अच्छा, इसको लिखेंगे कैसे, प्रोबेबिलिटी 1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 2 का ये सॉल्यूशन होगा। तो अगेन मेरे पास 1/8 मल्टीप्लाइड बाय x dx फ्रॉम 1 to 2, ये मेरे पास टोटल वो बचेगा। तो 1/8 कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा। अगेन फिर दोबारा एक्स स्क्वायर बाय 2 इसका सॉल्यूशन होगा। अब की बार लिमिट क्या है, 2 to 1, तो क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2, और ये 1/8 मल्टीप्लाइड में है ही, तो 4 माइनस 1 3/2, तो 3/2 जब मल्टीप्लाई होगा 1/8 से तो 3/16। ये 3/16 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 2, यानी कि इवेंट इस रेंज में कहीं भी एग्जिस्ट कर सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमने यहाँ कैलकुलेट करी, ठीक है। कुछ एक दो क्वेश्चंस और हैं जो मैं आपको शेयर कर दूंगा। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन उतना इस्तेमाल नहीं आएगा आपके, क्योंकि वो सारा पार्ट हम डिस्ट्रीब्यूशन में कवर करेंगे। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में मेजॉरिटी ऑफ चीजें वहीं पे पड़ जाती हैं इसकी, ठीक है। आपका सेकंड पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स का मेजर जो एक हिस्सा है वो शुरू होने जाएगा नेक्स्ट क्लास में, जो कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। अभी टाइम है, करा सकता हूँ अगर आप बोलो तो। करो, चलो पहले इतने की प्रैक्टिस करो, कुछ और क्वेश्चंस भी मैं भेजूंगा आपको। अब आपकी
हाइपोथेसिस में कितना पार्ट रह जाएगा आपका? हाँ, भेज दूंगा आंसर प्लीज। भेज दूंगा आंसर प्लीज। ये है 76 CDF है, अभी तो लगेगा टाइम। वही है, नवंबर लास्ट तक ही होगा। नवंबर लास्ट तक ही कंप्लीट होगा सारा। चलो इतने प्रैक्टिस करो इसकी।